देखिए, आपका सिलेबस के अनुसार सेकेंड ईयर में हुआ आप सब, और सेकेंड ईयर का सिलेबस अभी निर्धारित नहीं किया गया है, होगा चयन जो भी होगा उस हिसाब से अपन अपनी बुक पूरी कर लेंगे, लेकिन अभी समय लगेगा। उससे पहले अपन कुछ जो आप सामान्य हिंदी से जुड़ी हुई बातें हैं और आपकी सिलेबस से ही जुड़ी हुई बातें हैं, उन्हीं के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ईयर में आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है पढ़ा है ना। इतिहास की परंपरा जो है, ऐसा नहीं, ये जो इतिहास पढ़ा है आपने और जो लिखा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया हुआ इतिहास है, जो कि 1920 में लिखा गया था, और पूरे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का दोहरा नामांकन किया है उन्होंने। ऐसा नहीं कि इससे पहले इतिहास नहीं लिखा गया है, इससे पहले इतिहास लिखा गया है, उसकी परंपरा का सूत्रपात हुआ है, जिसमें सबसे पहले प्रयास जो किया था फ्रेंच भाषा के विद्वान थे गार्सा दा तासी। सबसे पहले गार्सा दा तासी थे जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम रखा था उन्होंने दा इस्तवार दा ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी। अटपटी नाम है क्योंकि फ्रेंच भाषा है, इसलिए पहला प्रयास किया था हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गार्सा दा तासी फ्रेंच भाषा में लिखा है। गार्सा दा तासी उर्दू के लेखक थे, जो कि पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू पढ़ाने का काम करते थे। तो उन्होंने लिखा, जिसका नाम था इस्तवार दा ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी, ये नाम था, जिसका जो प्रकाशन जो दिया है उसका अलग दो भागों में किया है, लेकिन उसको हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। उसके बाद किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, उसका नाम क्या रखा है? शिव सिंह सरोज। आप देखिए, जिसने भी लिखा है, सारे के सारे हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन है? कवि और उनकी काव्य रचनाओं को रखा गया है। अब कवि और उनकी काव्य रचनाओं का सही निर्धारण कौन से हिंदी साहित्य के इतिहास में है, उसी को सबसे अच्छा माना है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। लेकिन शिव सिंह सेंगर जो है, उसने कौन सा लिखा है? शिव सिंह सर। उसके बाद लिखा है किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन, जो किसके थे? अंग्रेजी भाषा के IAS ऑफिसर थे अंग्रेजी सरकार, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इतिहास। यहाँ से कुछ इतिहास की जो जानकारी है वो थोड़ी सी, मतलब जैसा लगा कि वास्तव में इतिहास जैसा है, जिसमें कवि और कवियों के काव्य रचनाओं को थोड़ा सा ठीक ढंग से रखा गया। यहाँ से थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को ठीक माना है। अफसर थे, IAS अफसर थे, लेकिन हिंदी से उनको बेहद लगाव था, इसीलिए उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसका नाम रखा गया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद में मिस्र बंधुओं ने लिखा है। मिस्र बंधुओं नाम आया है बंधुओं, तो बंधुओं का मतलब है एक नहीं, तीन है। इसमें तीन भाई थे, जिसमें गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, तीन भाई थे, जिनके पीछे मिस्र बंधु लिखा है। इसका मतलब है कि तीन भाई जो मिस्र बंधु थे, मिस्र बंधु उन्होंने जो लिखा है उसका नाम रखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम रखा है उसका मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद लिखा है उन्होंने, जिसमें लगभग 4500 कवियों की जानकारी उन्होंने दी है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितनी है? मतलब 9 से 950 के लगभग कवियों की जानकारी दी है। कुछ कवि उर्दू के हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ और भाषा के हैं। उसके बाद में नंबर आया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
जो 1929 में लिखा है। जिसने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसको किसने प्रकाशित किया था? काशी नागरिक प्रचारणी सभा, जो कहाँ है? बनारस। जिसने हिंदी को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है वो कौन है? काशी नागरिक प्रचारणी सभा, बनारस। उसी ने इसको प्रकाशन किया है, इसका हिंदी साहित्य के इतिहास का 1929 में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। क्योंकि इनके द्वारा दिया हुआ जो साहित्य है ना, उसमें कवियों की रचना, उसका कालक्रम इतना अच्छा लिखा है कि इसी को सर्वसम्मति से मान्यता प्रदान कर दी कि सबसे अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो राजस्थान की है चाहे वो और बाहर की है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस इसी में से निर्धारित होता है। आपका रामचंद्र शुक्ल का दोहरा नामांकन दिया है। दोहरा नामांकन का मतलब है कि जैसे एक नाम आदिकाल दे दिया, एक वीरगाथा काल दे दिया, एक पूर्व मध्य काल दे दिया, एक भक्ति काल दे दिया, एक उत्तर मध्य काल दे दिया, एक रीति काल दे दिया, एक गद्य काल दे दिया और एक आधुनिक काल दे दिया। इसका मतलब दोहरा नामांकन किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। अब इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल नाम है, ध्यान रखना, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नहीं है। वो किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो 5वें नंबर का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। 6ठे नंबर का हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जिसका नाम रखा है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो सीधी बात है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देकर द्विवेदी जी ने दिया है, ये ध्यान रखना। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और उसके बाद में लिखा है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। उसके बाद वीरेंद्र शास्त्री है, उन्होंने हिंदी साहित्य लिखा है। इसका मतलब ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा, ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य नहीं लिखा गया हो, इससे पहले लिखे गए हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो इतिहास लिखा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। अब रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है उसका कालक्रम मैं फर्स्ट ईयर में भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है। और कौन सा इतिहास जो काल विभाजन है उसमें कौन कौन सी विभिन्न काव्य धाराओं का विकास हुआ है, क्योंकि ये विभिन्न काव्य धारा फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी थी। आदिकाल और भक्ति काल की विभिन्न काव्य धारा लिखाई थी मैंने आपको। यहाँ आपको रीति काल की पढ़नी पड़ेंगी। थर्ड ईयर में पहुँचते पहुँचते आपको गद्य काल, आधुनिक काल की पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखा है, कौन सा इतिहास है? आपकी बात पूछा था ना, यही पूछा था क्वेश्चन आपसे, आपने लिखा था या नहीं लिखा? फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा था ये जी, पूछा था ना, इसीलिए ध्यान रखना। तो इसने जो बंटवारा किया है इसका, तो पहला काल जो है जिसको आप क्या नाम दो कि इसमें जो दिया है वीर गाथा काल, वीर गाथा काल ये नाम है। अब इसका दोहरा नामांकरण क्या है? इसका नाम है आदिकाल। आदिकाल है दूसरा नाम। इसकी समय सीमा 1050 ईस्वी से कितनी बताई थी? 1375। ये ध्यान रखना, कालक्रम 1375 है। और दूसरा काल जो है ये क्या है? पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल में क्या है जिसको अपन क्या कहते हैं? भक्ति काल। भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा 1375 ईस्वी से कितनी बताई थी? 1700। और तीसरा जो है इसमें क्या है? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल की समय सीमा क्या बताई थी? रीतिकाल है इसका नाम दूसरा। ध्यान रखना, ये दोहरा नामांकन है। और रीतिकाल ये है आपके 1700 से लेके 1900 तक है।
1900 तक। और लास्ट में जो चौथा काल है आपका, जिसे कहते हैं गद्य काल। गद्य काल कहो या दूसरे शब्दों में कहो आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से लेकर वर्तमान तक चल रही है, इसका एंड नहीं हुआ है, ये वर्तमान तक चल रही है। तो ये तो आपको दिमाग में एकदम कंठस्थ बैठा लेना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। भाई हिंदी के स्टूडेंट हो, वैसे भी पूछ ले कोई आपसे हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, सबसे बढ़िया कितने विभाजन किए गए हैं, तो बच्चों को पता ही है। तो थोड़ी सी ये जानकारी आपको रखनी है। तो देखो, वीर गाथा काल नाम तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है वीर गाथा काल, लेकिन ये आदिकाल नाम है, ये ध्यान रखना, ये द्विवेदी जी का है। ये अलग से भी पूछता है इसको कभी कभार कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो आदिकाल नाम किसके द्वारा है? द्विवेदी के द्वारा है। इसका मतलब है कि वीर गाथा काल नाम दिया है, तो इसका मतलब है कि वीर राजाओं की शौर्य पराक्रम, उनकी गाथाओं का वर्णन है, उनके युद्धों का सजीव चित्रण है, इसलिए वीर गाथा काल नाम दिया है। और वीर काव्य रचे गए हैं इस समय, तो रीजन भी है उसका। आदि का मतलब है कि प्रारंभिक दौर, आदि माने होता है प्रारंभ, तो प्रारंभिक समय भी है, तो आदिकाल नाम दे दिया। ये 1050 से लिखे, इसका मतलब है कि 1050 से क्यों माना है हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत क्यों माना है? क्योंकि 1000 यहाँ राजा भोज का नाम सुना होगा आपने, राजा भोज, इनका जन्म माना है राजा भोज का। और राजा भोज जो थे वहीं से 1050 से इसकी शुरुआत, यहीं से राजा भोज के समय से ही 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभ माना है। तो अब बात यह है कि हर परिस्थिति अगर पूछी जाए आपसे कि चाहे वो आदिकाल की परिस्थिति हो, चाहे वो भक्ति काल की हो, चाहे रीतिकाल, अगर इनको जन्म देने वाली कौन सी परिस्थिति है, तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि फिक्स है वो, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो दिया है आपके आर्थिक, समझ लो। तो ये सारी की सारी परिस्थिति हर समय बदलती है, इसीलिए बदलाव होता है। समय बदलेगा, परिवर्तन होगा, तो ऑटोमेटिक है कि नाम बदलेगा। तो परिस्थिति जैसे बदलती गई, नाम बदलता गया, क्योंकि कोई भी एक लंबी चीज़ चले तो उबाऊपन हो जाता है, तो ऑटोमेटिक समय के हिसाब से सारी चीज़ों में परिवर्तन होते चलता है। तो ये राजा भोज के समय, अब इसका मतलब है आदिकाल में 1050 से लेकर 1375 का जो समय है ना, इस समय के बीच कौन कौन राजा, उस समय सामाजिक स्थिति, उस समय धार्मिक स्थिति, उस समय राजनीतिक स्थिति, उस समय सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, उन चीज़ों का उल्लेख होता है। प्रत्येक कालखंड के हिसाब से ही वर्णन होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ राजा महाराजाओं की बात इसमें लिख दी, नहीं, सबका कालखंड अलग अलग है। अब मान लो तुम मुगलों का इसमें जिक्र करो तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुगले तो कहाँ आए हैं, आप यहाँ जाके आए हैं, जब भी तो रीतिकाल प्रारंभ हुआ है 1650, 1608 में जागीर ने पट्टा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो यहाँ से चालू हो जाती है आपकी जागीर। तो हर चीज़ का एक ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा समय कहाँ से चालू हुआ है। तो ये थोड़ा सा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये ध्यान रखना। अब देखिए, अब बात है कि कौन कौन सी क्या है, किस काल में कौन कौन सी विभिन्न धाराओं का विकास हुआ है, कौन, तो इसमें ध्यान रख लो, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। अब ये जो है आपका, वैसे बांट लो तो वैसे बांट लो। नंबर एक पे आपका क्या है? आदिकाल, आदिकाल लिख दो, या फिर आप लिख दो वीर गाथा काल, बात वही है। अब वीर गाथा काल में कौन सी वो चली है, क्या काव्य धारा है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका वैसे बांटो तो वैसे बांटो, वैसे बांटो तो फिर यहाँ मध्यकाल लिखो,
यहाँ मध्यकाल लिखो। और मध्यकाल के भी दो हिस्से कर दो, मध्यकाल के भी दो हिस्से कर दो। तो इसमें यहाँ लिख दो पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और यहाँ लिख दो उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। अब उत्तर मध्यकाल में आप लिख दो यहाँ भक्ति काल, और यहाँ लिख दो, सॉरी बोल भी नहीं रहे हो, पूर्व मध्य काल है ना, ये भक्ति काल है, और ये क्या है, ये रीति काल है, ये रीति काल है। और इसके बाद फिर एक, तो ये एक, ये दो, और ये तीन, और ये चौथा, ये चौथा है जिसको आपने क्या बोला है, गद्य काल, गद्य काल, जिसको आधुनिक काल बोला, आधुनिक काल बोला, ये है आप। अब देखिए यहाँ आदिकाल जो है आपका, तो आदिकाल में कौन कौन सी धारा विकसित हुई थी पता है, मैंने फर्स्ट ईयर में बताई थी आपको। तो इसमें यहाँ हुई थी आपकी नाथ, नाथ काव्य धारा। दूसरी हुई थी आपकी सिद्ध, सिद्ध काव्य धारा। तीसरी थी जैन काव्य धारा, जैन काव्य। चौथी थी चारण शाही, चारण शाही। पांचवी एक लिख दो तो रासो शाही, रासो शाही। और छठी लिख दो तो एक लिखो आप फुटकर कविता, फुटकर कविता। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है टोटल, बोलो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पढ़ी है। तो ये जो है नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और चारण साहित्य और रासो और फुटकर कविता, ये किस काल की क्या है, धारा, धारा के नाम से, विभिन्न काल धारा के नाम से इसको जाना जाता है। भक्ति काल जो है इसमें भी दो धाराओं का विकास हुआ था। भक्ति काल में दो धारा कौन कौन सी थी, एक तो सगुण थी आपकी और एक थी निर्गुण, निर्गुण। निर्गुण और सगुण की दो धाराओं में बटी है, निर्गुण और सगुण दो धारा। तो एक तो थी आपके राम काल और एक थी आपके कृष्ण काल। ध्यान रखना ये डायग्राम काम देगा आपको। राम काल, कृष्ण काल और निर्गुण में भी आपके दो का विकास हुआ है, निर्गुण, जिसमें ज्ञान मार्गी बोलो या फिर आप संत मार्गी बोलो, बात एक ही। संत का धारा बोलो, ज्ञान मार्गी बोलो, और यह है प्रेम मार्ग, प्रेम मार्ग। चार ये धारा है आप, ये धारा है। तो इसका प्रतिनिधि कवि कौन था रामकाव्य धारा का, तुलसीदास, तुलसीदास। इसका प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास। और इसका कौन है, सूरदास। और इसका कौन है, कबीर। और इसका कौन है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है इसका नाम। और ये रीति काल है। रीति काल में तीन धाराओं का विकास हुआ है। रीति काल में कौन कौन सी हैं, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, रीति सिद्ध और क्या है, रीति मुक्त। ये तीन काव्य धाराओं का विकास हुआ है। रीतिबद्ध का मतलब है बनी बनाई परिपाटी के अनुसार काव्य रचना की है। रीति सिद्ध का मतलब है कि मध्यम मार्ग अपनाया है, अपने काव्य जो है उनकी साधना की है, जिसमें कौन है, बिहारी है आप, बिहारी। यहाँ कौन है, इसमें केशव, यहाँ त्रिपाठी, चिंतामणि, चिंतामणि त्रिपाठी। कौन है, देव। कौन है, पद्माकर, ये बिहारी। इसमें कौन है, आपका गंगानंद। इसमें कौन है, गोदार। कौन है, आलम, ठाकुर, दिलजे, ये है ठाकुर। ये रीति मुक्त के।
इसके बाद आपके आधुनिक काव्य जो है, आधुनिक काव्य, ये सबसे बड़ा काव्य है जो थर्ड ईयर में पढ़ना है आपको, ये थर्ड ईयर में पढ़ना है आधुनिक। तो आधुनिक काव्य सबसे पहली शुरुआत काव्यधारा कौन सी होती है? इसमें होती है सबसे पहले बाहर-तेंदु, दूसरी है आपकी द्विदी युग, और ये होता है बाहर-तेंदु। तीसरा होता है आपके छायावाद, चौथा होता है आपके प्रगतिवाद, पांचवा है आपके प्रयोगवाद, और छठा है आपके नई कविता। ये 6 काव्यधारा। तो इनको ये सीन दिमाग में बैठा लो हिंदी साहित्य का कि कौन से काल में कौन सी काव्यधाराओं का विकास हुआ है। आप हिंदी के स्टूडेंट, कोई पूछ ले आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में पूछ ले, उनकी विभिन्न काव्यधारा, तो ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा है। ये आपके हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसको विभिन्न काव्यधाराओं में बांटा गया है। ठीक है।